निष्कर्ष के रूप में लिख लीजिए। देखो, हम लोगों ने सही भी देख लिया, हम लोगों ने इसकी कमी भी देख ली। अब ओवरऑल इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या फर्क इसका पड़ा। तो ओवरऑल ये रिजल्ट था कि चाहे इसमें हिंसा हुई हो, चाहे गांधी को ये वापस लेना पड़ा हो, और चाहे ये सफल ना रहा हो, लेकिन जो इसके रिमार्केबल फीचर्स थे, जैसे पैन इंडिया मूवमेंट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और एक हड़ताल को बड़े लेवल पर उपयोग करना, ये हमें आगे के आंदोलनों में जरूर इन्होंने एक पॉजिटिव जो रोल है वो प्ले किया इन तीनों चीजों में। हिंदू मुस्लिम यूनिटी नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में भी देखने को मिली, हड़ताल को उसमें भी यूज किया गया। तो जो सबक रॉलेट सत्याग्रह से सीखे, उनको आगे सफलतापूर्वक यूज किया गया, उपयोग किया गया। दैट वाज द फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ऑफ द टॉपिक। ठीक है, हमेशा मेंस आंसर राइटिंग में आपको अपने आंसर को फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ ही खत्म करना है, अच्छे नंबर तभी मिलेंगे। तो लिखो इसको, कंक्लूड कर लो। सो although there was various drawbacks, so although there was various drawbacks in this movement, in this movement, यद्यपि इस आंदोलन में ऐसा लिख सकते हैं, अनेकों कमियां थी, बट बट its remarkable features but its remarkable features its remarkable features formed या founded founded the base for founded the base for upcoming upcoming mass agitations such as non-cooperation खिलाफत movement such as non-cooperation खिलाफत movement। यद्यपि, अच्छा वो तो लिख लिया आपने कि इसमें अनेक कमियां थी, परंतु परंतु इसके प्रमुख बिंदुओं ने परंतु इसके प्रमुख बिंदुओं ने आने वाले जनांदोलनों के लिए आने वाले जनांदोलनों के लिए एक आधार तैयार किया, एक आधार तैयार किया। जैसे कि असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सबको? बताओ बाकी लोग, क्लियर है ना? लिख लोगे? क्वेश्चन आए मेंस में तो देखो, अगर ऐसा लिखा बहुत बेहतर लिखा जाएगा, यकीन मानना बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। 5 नंबर में आता है तो 4 पक्के हैं अगर ऐसे लिखा तो। बिल्कुल 4 नंबर पक्के हैं। है ना, आंसर राइटिंग पर फोकस करना जरूर। देखो, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, नो डाउट, लेकिन ऑलवेज क्वालिटी मैटर्स। अगर आपको क्वालिटेटिव लर्निंग है तो ही आप फिर वहां तक पहुंचोगे, अदरवाइज तो जाया नहीं जाएगा। श्योरिटी के साथ नहीं, ऐसा ही रहेगा कि हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसलिए नहीं, है ना, मैं इसलिए आप लोगों से यही कहूंगा, रक्षित हैं क्लास में? रक्षित? यस सर।
मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ जी सर। तो तुम्हें एक तो प्लेन पेपर पे लिखना। ओके सर। तुमने अच्छा लिखा आंसर, प्लेन पेपर पे लिखना उसे। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। और डेली बेसिस पे लिखना उसे, ऐसे मत करना। मतलब अब लिखना तुमने शुरू कर दिया है, तो जो लोग लिखना शुरू करते हैं वो डेली बेसिस पर लिखें, बीच बीच में गोल ना हो जाए। आंसर लिखना कभी भी एक बार में नहीं आता, कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए होता है इसके लिए, कंटिन्यूअस। अगर आपको ये लगता है कि आप एग्जाम से 4 दिन पहले इसको लिखना सीख लेंगे, तो दैट इज ब्लंडर थॉट आपका। या आप सीधा जाके एग्जाम में ही लिखेंगे, तो ये भी ब्लंडर थॉट है आपका, क्योंकि वहां पे फिर छूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको आंसर आता नहीं है क्वेश्चन का, वहां बना के आप लिख रहे हैं, तो आप पूरा नहीं करेंगे पेपर। इसलिए आंसर राइटिंग एक ऐसी विधा है, आर्ट है, जो धीरे धीरे आती है, और प्रैक्टिस चाहिए इसको। तो आप प्रैक्टिस के ही ऊपर चलते चले जाना। डेली लिखना एक आंसर, इसीलिए मैं रोज एक देता हूं आपको क्वेश्चन, ज्यादा नहीं देता। चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला हेडिंग आप डाल लीजिए इसमें, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगला हेडिंग आप डाल लीजिए, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। और टाइम पीरियड लिख लीजिए इसका, 1919 से लेके और 1922 तक, 1919 से लेके और 1922 तक। देखो, रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। इसी समय दो चीजें हुई इंडियन पॉलिटिक्स में, पहले सुनना, आधार तैयार कर लेना, फिर आगे चलेंगे। दो चीजें हुई जिन्होंने आगे की राजनीति की दिशा तय की। एक चीज तो ये थी कि सरकार ने मार्शल लॉ पंजाब में लगा, जिसके तहत जलियांवाला बाग की घटना हुई। तो अक्टूबर 1919 में सरकार ने एक कमेटी गठित की, हंटर की लीडरशिप में। विलियम हंटर उनका नाम था, इंडियन सिविल सर्विसेज के एक ऑफिसर थे, यानी कार्यपालिका के एक व्यक्ति थे। और इसको करना यह था कि पंजाब के मार्शल लॉ को रिव्यू करना था, कि क्या सही लगा, गलत हुआ, जलियांवाला बाग में क्या हुआ, ये सब। हंटर कमेटी की सिफारिशें आ गई 2019 में ही, या शायद फाइनल रिपोर्ट रिलीज हुई 20 में, 2000, हाँ 19, सॉरी 1920 में फाइनल रिपोर्ट रिलीज हुई। इसमें इन्होंने डायर के द्वारा मार्शल लॉ लगाने को सही सिद्ध किया, और ये कहा कि जो जनरल डायर थे, आर डायर, जिन्होंने ये गोलियां चलवाई जलियांवाला बाग में, उनको ये कहा कि काम तो उन्होंने ठीक किया, वो अपनी ड्यूटी को पालन कर रहे थे, लेकिन मेजर थोड़ा हार्श लिया, इतना हार्श मेजर उसमें लेना नहीं चाहिए था। ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट का खूब आलोचना हुई पूरे भारत में, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक अपनी इंक्वायरी कमेटी गठित की थी गांधी की अध्यक्षता में, जलियांवाला बाग मैसेकर को रिव्यू करने के लिए। उसमें गांधी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे शायद उसमें, 4-5 लोग थे। हाँ, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, 4-5 लोग थे, गठित की। इन लोगों ने यूनिनेमसली मार्शल लॉ और पंजाब में जो जलियांवाला बाग में हुआ, इसे खारिज कर दिया। फिर डायर को ब्रिटेन में खूब सम्मानित किया गया। तो भारतीयों में एक रोष था इस बात को लेकर, कि जो जलियांवाला बाग में हुआ उसकी सरकार आलोचना करने से तो गई, जिन्होंने किया उनको सम्मानित कर रही थी। इसलिए ये शासित और शासितों के बीच का, यानी जो शासित थे उनका और जो शासन करने वाले थे उनके बीच में एक गैप को प्रदर्शित करता है। यानी शासन करने वाले जो लोग हैं
वो शासितों के हित की चिंता नहीं कर रहे हैं। एक तो ये बात थी, रिजेंटमेंट हमें देखने को मिला। दूसरा, एक और प्रॉब्लम देखने को मिली। 1919 का एक्ट तो आ गया था, लेकिन 1919 के एक्ट में देखो डायरकी को फॉर्म किया था। प्रोविंशियल डायरकी आ गई थी 1919 के एक्ट में। डायरकी माने हिंदी में द्वैध शासन कहते हैं। इसका मतलब ये था प्रोविंशियल डायरकी का कि प्रोविंस में दो तरीके के सरकारें थीं। एक वो जो प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से जिन विषयों का शासन होता था, और एक वो जो भारतीय मंत्रियों के द्वारा जिनका शासन होना था। हमने ये पीछे क्लास में देखा, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट के रूप में था वो। तो प्रोविंशियल डायरकी थी। कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को नहीं फॉर्म किया 1919 के एक्ट में। जबकि मॉन्टेग्यू की जो डिक्लेरेशन थी 1918 की 1917 की 1917 की 20 अगस्त 1917 की, उसमें उन्होंने ये वादा किया था कि वो भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। और ये रिस्पॉन्सिबल क्या, ये तो प्रांतों में भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, पार्शियली रिस्पॉन्सिबल थी प्रोविंसेस में भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 1919 के जो एक्ट था, वो भी भारतीयों की जो सेल्फ गवर्नमेंट की मांग थी या सुशासन की मांग थी, उसे पूरा नहीं कर पाया। दूसरा रिजेंटमेंट का कारण। एक और कारण था तीसरा, वो खिलाफत को लेकर था, खिलाफत के क्वेश्चन को। देखो 1918 में वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गई, और 1919 के आसपास तक आते आते संधियों का दौर शुरू हुआ पेरिस में, वर्साई के महलों में, वर्सैलीज कहते हैं उन्हें। पेरिस में संधि होना शुरू हुई। जो तुर्की था, ऑटोमन एम्पायर उसे हम लोग कहते थे, ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानते थे। जो चौथे खलीफा थे, उनकी डेथ के बाद में, और विशेष तौर पर 12वीं शताब्दी से जो खिलाफत है वो तुर्की में आ गई थी, यानी ऑटोमन एम्पायर में आ गई थी। यानी मुस्लिम्स के राजनीतिक और धार्मिक धार्मिक नेता के रूप में तुर्की या ऑटोमन जो सुल्तान है उन्हें माना जाने लगा था 12वीं शताब्दी से ही। लेकिन फाइनली 1453 में मोहम्मद, नहीं सुल्तान महमूद, सुल्तान महमूद थे। उनके बाद से जो खिलाफत है वो पूरी तरीके से, यानी मुस्लिम दुनिया का जो नेतृत्व है वो तुर्की में आ गया, ऑटोमन एम्पायर में आ गया। और तुर्की या ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ लड़ा था, यानी जर्मनी के साथ मिलकर लड़े, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर लड़े ब्रिटेन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फाइनली वो हार गए। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर, जिसमें रशिया भी शामिल था, ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े कर दिए। जो यूरोप में ऑटोमन एम्पायर था उसके ऊपर रशिया ने कब्जा कर लिया, या फिर ब्रिटेन ने कुछ को अपने अंदर मिला लिया। जैसे इसी समय सीरिया और लेबनान ये इसी समय अलग हुए ऑटोमन एम्पायर से, और फ्रांस और इंग्लैंड के मैंडेट सिस्टम में ये आ गए। अब इसका विरोध हुआ पूरी दुनिया भर में, क्योंकि जो खलीफा का पद था वो ऑटोमन एम्पायर के जो किंग थे, एम्परर थे, उनसे ले लिया गया। इसको लेकर पूरी दुनिया में आंदोलन हुए, भारत में भी हुआ। एक खिलाफत कमेटी बनी जिसमें हकीम अजमल खान और एम ए अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, मोहम्मद अली, यानी अली ब्रदर्स, ये उस खिलाफत कमेटी के मेंबर थे। चूंकि रॉलेट सत्याग्रह में हिंदू मुस्लिम यूनिटी खूब बड़े लेवल पर देखने को मिली, तो खिलाफत कमेटी की नवंबर 1919 में बैठक हुई दिल्ली में। शौकत अली रहते थे दिल्ली में, मोहम्मद अली और शौकत अली उनके घर पर ही। गांधी को आमंत्रित किया गया वहां पर एज अ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एक लीडर के रूप में, क्योंकि गांधी एक रिमार्केबल लीडर थे दोनों कम्युनिटी के लिए। और फाइनली खिलाफत मूवमेंट को गांधी ने सपोर्ट किया, और उन्होंने ये कहा कि तुर्की का जो प्रश्न है
उसको सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि तुर्की का जो सुल्तान है वो न केवल एक सुल्तान है बल्कि मुस्लिम भावनाओं का रिप्रेजेंटेशन भी करता है। इस तरीके से जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन केवल भारत में नहीं था बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान उसे चला रहे थे। केवल भारतीय मुस्लिम्स ही नहीं चला रहे थे, गांधी ने उसे सपोर्ट किया। और इस तरीके से एक तीसरा या चौथा प्रश्न भी शुरू हुआ, और वो था तुर्की के डिसइंटीग्रेशन का या खिलाफत का प्रश्न उसे कहते हैं, द क्वेश्चन ऑफ खिलाफत। मैं समझा पाया खिलाफत का प्रश्न क्या था? व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ खिलाफत? क्लियर है? बाकी लोग बताओ, सो तो नहीं गए? क्लियर है ना? आपसे कोई पूछे व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ खिलाफत, तो वो यही प्रश्न था कि चूंकि तुर्की के सुल्तान पूरी दुनिया के खलीफा थे, मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा थे, तो उनके उनसे उनकी जो सत्ता थी, यानी धार्मिक और राजनीतिक, उसे ना छीनना बल्कि उसे यूनिफाई रखना, यही खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था। खिलाफत मूवमेंट का यही उद्देश्य था। गांधी ने इसे सपोर्ट किया, तो एक इसमें ये बात भी इसमें सामने आई। फाइनली एक और रीजन था भारत में रिजेंटमेंट का। एक खिलाफत मूवमेंट हुआ, है ना, एक 1919 के रिफॉर्म्स हुए, रॉलेट सत्याग्रह में जलियांवाला बाग मैसेकर, ये सब भी इसका एक रीजन था। एक और रीजन था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोगों को ये देखने को मिला कि, बल्कि दौरान ही और बाद में भी, दोनों लेवल पर ही देखें, देखो, लोगों को जबरदस्ती पकड़कर सेना में भर्ती किया गया, इसलिए लोगों में रिजेंटमेंट था। युद्ध के बाद वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, दाम बढ़ गए, और दाम बढ़ने से जो किसान और मजदूर है वो बहुत संकट की स्थिति में फंसे, आर्थिक संकट में फंस गए। ऊपर से इंपोर्ट बढ़ गया, भारत में आयात बढ़ गया, तो जो यहाँ का इंडस्ट्रियल वर्ग था, औद्योगिक वर्ग था, वो भी रिजेंटमेंट की सिचुएशन में था, उसमें भी एक तरीके का रिजेंटमेंट था। इसलिए भारत में ज्यादातर जो क्लास थी इंडिया में, चाहे वो किसान वर्ग था, चाहे वो मजदूर वर्ग था, चाहे वो बिजनेस क्लास थी, उन सब में ही असंतोष था। इन सब कारणों ने मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जन्म दिया। दीज आर द बेसिक कॉज बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सवाल आपसे ये पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के कारणों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इन सारों को लिख दोगे या नहीं लिख दोगे? अब बताओ, लिख दोगे ना? क्लियर है ना? चलो, तो अब आप इसको लिख लो, इन कारणों को। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम लोग शुरू करते हैं। ये कॉजेस थे, आगे क्या क्या हुआ ये मैं आगे बताता हूं। फिलहाल आप लिखिए, पहले पॉइंट से लिखना। आफ्टर द रॉलेट सत्याग्रह, आफ्टर द रॉलेट सत्याग्रह, देयर वाज आल्सो देयर वाज आल्सो resentment resentment increasing. There was also resentment increasing in in Indian society. रॉलेट सत्याग्रह के पश्चात, रॉलेट सत्याग्रह के पश्चात भी भारतीय समाज में, भारतीय समाज में एक प्रकार का, एक प्रकार का असंतोष जन्म ले रहा था, असंतोष जन्म ले रहा था। देयर वॉज वेरियस कॉजेज, देयर वॉज वेरियस कॉजेज बिहाइंड दिस रिजेंटमेंट। इस असंतोष के पीछे
इस असंतोष के पीछे अनेक कारण थे, अनेक कारण थे। दीज वर एज फॉलोज, जो कि इस प्रकार थे। ठीक है, लिख लीजिए। सबसे पहला लिखना है इसमें, देयर वॉज डिसइल्यूजनमेंट। सबसे पहला कारण था ये, देयर वॉज डिसइल्यूजनमेंट, डिसइल्यूजनमेंट फ्रॉम द फ्रॉम द फ्रॉम द Montague Chelmsford reforms, Montague Chelmsford reforms of 1919, of 1919, 1919 के 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से जनता में असंतोष था, जनता में असंतोष था। बिकॉज बिकॉज इन दीज रिफॉर्म्स, because in these reforms only partial government, partial responsible government, ऐसा लिखिए, only partial responsible government was established, was established। क्योंकि क्योंकि इनके अंतर्गत क्योंकि इनके अंतर्गत केवल केवल प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार ही, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार ही गठित की गई। while while the Indians demanding while the Indians demanding while the Indians demanding while the Indians demanding self government, self government, जबकि जबकि भारतीय जबकि भारतीय स्वशासन की मांग कर रहे थे, है ना, होम रूल की मांग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, होम रूल लीग के थ्रू, बताओ, होम रूल लीग मूवमेंट था नहीं था? और सरकार ने क्या किया, पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी, तो लोग खुश नहीं थे। नेक्स्ट लिखिए, अगला कॉज लिखिए, अगला कारण लिखिए इसमें, जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द ब्रिटिश एटीट्यूड, एंड द ब्रिटिश एटीट्यूड। ठीक है, तो इसमें लिखना, ऑन 13th अप्रैल, on 13th April 1919, 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड, जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। जनरल आर डायर, जनरल आर डायर एंड माइकल ओ डायर, दोनों भाई थे ये, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था, एक जनरल था आर्मी में, एंड माइकल ओ डायर, both were responsible for it, both were responsible for it। जनरल आर डायर, जनरल आर डायर एवं माइकल डायर दोनों इसके लिए उत्तरदायी थे। बट बट द गवर्नमेंट बट द गवर्नमेंट बट द गवर्नमेंट
did not took any action against them, परंतु सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, या कोई एक्शन को क्या कहेंगे हिंदी में, जल्दी बताओ। प्रतिक्रिया। नहीं, खुशी जल्दी बताओ, कार्यवाही। एक्शन को क्या कहेंगे? कोई कार्यवाही नहीं की। कोई कार्यवाही नहीं की। रादर गवर्नमेंट, रादर ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रेज देम। इसके बावजूद भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या ब्रिटिश संसद ने उनकी प्रशंसा की। एंड दे वर वेलकम्ड एज हीरो इन ब्रिटेन। तथा ब्रिटेन में एक नायक के रूप में उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। सो दिस एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स, या दिस एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट fuel the resentment among the Indians, इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की इस मनोदशा ने भारतीय लोगों में असंतोष को अत्यधिक बढ़ाया। हाँ जी, गुड इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। इसमें 2 हो गए, तीसरा लिखिए, खिलाफत कॉज, है ना।